बहुत समय पहले की बात है। गुड़गांव में रहने वाली 17 साल की प्रियांशी एक गरीब दर्जी थी, जो चंद पैसों में लोगों के कपड़े सिलकर अपने घर का गुजारा भत्ता चलाती थी। अरे ओ प्रियांशी, अरे अंदर है क्या? हाँ चाची, आ जाओ अंदर। अरे परसों जो ब्लाउज सिलने के लिए दिया था तुझे, वो पूरा हो गया क्या? हाँ चाची, वो तो मैंने सवेरे ही सिल दिया था और उसकी तुरपाई भी पूरी हो गई है। ये लीजिए। प्रियांशी रेखा का सिला हुआ ब्लाउज उसे थमा देती है। बदले में रेखा उसे 50 रुपए देती है, जिसे देखकर प्रियांशी दुखी सुर में कहती है, ये क्या चाची, सिर्फ 50 रुपए? अरे तो क्या तुझे 500 रुपए दूं? मैंने ऐसा कब कहा? मगर चाची, मेरी मजदूरी बराबर मेहनताना तो दे दीजिए। आपको तो पता है, बाजार में एक ब्लाउज की सिलाई के लिए दर्जी 200 रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं लेते। फिर आपका ब्लाउज अस्तर वाला था, ऊपर से गले की बारीक बनावट। इसे सिलने में मैंने पूरा दिन बिताया है। अरे तो क्या पूरे दिन के पैसे मुझसे ही वसूलेगी? देख प्रियांशी, ये गांव है, यहाँ तेरे जैसे नत्थू खैरे दर्जियों की कमी नहीं है। 50 रुपए से 1 पाई भी ज्यादा नहीं दूंगी मैं। प्रियांशी रेखा के नखरे को जानती थी, इसलिए वो चुप हो गई और रेखा भी वहाँ से चली गई। तभी उस गरीब दुखियारी दर्जी की आंखें आंसुओं से डबडबा जाती हैं और वो दीवार पर टंगी अपनी माँ की तस्वीर देखते हुए कहती है, माँ, आप क्यों मुझे अनाथ छोड़ गई? अगर मुझ बदनसीब बहन के कंधे पर भाई का भार न होता तो मैं आपके पास चली आती। अभी प्रियांशी ऐसा कह ही रही थी कि तभी दोपहर में उसका नन्हा भाई रोहन स्कूल से आ जाता है। दीदी, मैं घर आ गया। अपनी दर्जी बहन की भीगी आँख देखकर रोहन उसका चेहरा पढ़कर कहता है, दीदी, आप रो रही थी ना? दीदी देखना, एक दिन आपका भाई बड़ा अफसर बनेगा और अपनी दर्जी बहन का नाम ऊंचा करके दिखाएगा। मेरे प्यारे भाई, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। अब चल खाना खा ले, तेरी दीदी ने आज खिचड़ी बनाई है। माता पिता का साया तो प्रियांशी के सर से सालों पहले ही छीन चुका था, जिस कारण प्रियांशी को बेहद कच्ची उम्र में ही अपने भाई की जिम्मेदारियों का भार अपने कंधे पर उठाना पड़ा। उसने अपने हाथों के हुनर से दर्जी का काम शुरू तो किया, मगर गांव वाले उस गरीब दर्जी बहन की मजबूरी को जानते थे, इसलिए उसे कम दाम देकर बढ़ चढ़कर बनावट वाले कपड़े सिलवाते। समय बीतता जा रहा था, मगर प्रियांशी की आर्थिक स्थिति संवरने की बजाय और बिगड़ती ही जा रही थी। एक रात वो सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही थी कि तभी उसके हाथ रुक जाते हैं। दिन रात आंखें गड़ाकर मैं कपड़े सिल रही हूँ, मगर आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला हाल है। रोहन अब बड़ी क्लास में जा चुका है, उसकी स्कूल फीस, घर के खर्चे, ये सब कैसे पूरा होगा? जी तोड़ मेहनत के बावजूद भी कुछ कमाई नहीं हो रही है। ऐसा सोचते सोचते प्रियांशी अपना सर रखकर सिलाई मशीन पर ही सो जाती है। तभी वो अपने सपने में अपनी माँ मालिनी को देखती है। उसकी माँ उससे कहती है, जागो प्रियांशी। माँ, आपकी बेटी कांटों का जीवन जीते जीते थक गई है। हालात ने मुझे दर्जी बना दिया, फिर भी दुख के बादल छटने की बजाय और ज्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। जानती हूँ बेटी, मेरी बात गौर से सुन। घर के अंदर तुझे छोटा सा दरवाजा दिखेगा, उसे खोलकर तू तय खाने में पहुँच जाएगी। वहाँ एक बक्सा है, जिसके अंदर तुझे जादुई लहंगा और सैंडल मिलेगी। उसे तू अपना रोजगार बना लेना। वो अपने अंदर से तुझे लहंगा और सैंडल देंगे।
इसी के साथ वो दर्जी बेटी सपनों की दुनिया से बाहर आ जाती है। सुबह की किरण फूट पड़ी है। माँ कहती थी किरण फूटने से पहले देखा हुआ सपना सच होता है। इतना बोलकर प्रियांशी झटपट से उसी तहखाने में पहुँच जाती है, जहाँ उसे एक संदूक में लाल रंग का चमचमाता हुआ लहंगा और लाल सैंडल दिखाई देती है। माँ के कहे अनुसार ये जादुई लहंगा चोली और सैंडल मिल तो गए, मगर ये जादुई है भी या नहीं, ये जानने के लिए इससे कुछ मांग कर देखना पड़ेगा। ये जादुई लहंगे और सैंडल, अगर तुम जादुई हो तो मुझे अपना जादू दिखाओ। इसके बाद उस जादुई लहंगे और जादुई सैंडल में से तेज चमचमाती हुई रोशनी बाहर निकलती है और उनमें इंसानी अक्ष कायम हो जाता है, जिसके बाद जादुई लाल लहंगा अपने अंदर से लाल लहंगे प्रकट करने लगता है। साथ ही जादुई सैंडल भी अपने अंदर से कई सारी लाल सैंडल प्रकट करने लगती है। ये तो सच में जादुई लहंगा और जादुई सैंडल हैं। अब इन्हें बेचकर मैं अपनी और अपने भाई को गरीबी से बाहर निकाल सकती हूँ। प्रियांशी उन सैंडल और लहंगे को लेकर बाजार में बेचने पहुँच जाती है। आओ आओ लोगों, आ गया है सुंदर सुंदर लहंगा एकदम सस्ते दाम में, साथ में लाल सैंडल भी है केवल 1000 रुपए में। इतना कम दाम सुनकर दूर खड़ी आरती नाम की लड़की उसके पास आकर कहती है, क्या सच में ये शादी का जोड़ा और ये सैंडल सिर्फ 1000 में है? मगर बाकी दुकानदार तो केवल ये ब्राइडल लहंगा ही 10,000 के ऊपर में बेच रहे हैं, पर तुम इतना महंगा लहंगा इतने सस्ते में क्यों बेच रही हो? अरे तुम आम खाओ होने वाली दुल्हन, गुठलियाँ मत गिनो। कुछ ही देर में प्रियांशी के सारे लहंगे और सैंडल बिक जाते हैं, जिसके बाद में उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। ऐसे ही हर दिन बीतता चला जाता है। प्रियांशी रोजाना अपने जादुई लहंगे और सैंडल की मदद से वैसे ही बहुत सारे लहंगे और सैंडल बाजार में बेचती है और बदले में खूब पैसे कमाती है। देखते ही देखते उस गरीब दर्जी बहन के घर से गरीबी दूर हो जाती है, साथ ही उसका जीवन भी पटरी पर आ जाता है। अब कई साल बीत चुके थे। एक रोज प्रियांशी के मन में एक ख्याल आया, जादुई लहंगा और सैंडल के चलते मेरा जीवन तो गरीबी से बाहर निकल चुका है, मगर अभी भी जाने कितने ही घर घनघोर गरीबी से गुजर रहे होंगे। अगर मैं उन गरीब बाप की बेटियों की शादी में लहंगा और सैंडल देकर उनकी मदद करूं, तो उनके पिता के कंधे कर्ज तले नहीं दबेंगे। मेरे जादुई लहंगे और सैंडल मदद का हाथ आगे बढ़ाओ, ताकि मैं गरीब दुल्हनों की मदद कर सकूं। प्रियांशी के ऐसा कहते ही जादुई लाल लहंगे और सैंडल के अंदर से बहुत सारे सुंदर सुंदर लहंगे और सुंदर सुंदर सैंडल की भरमार लग जाती है। उन्हें लेकर वो मंदिर की ओर बढ़ ही रही थी कि उसके कदम एक गरीब घर के बाहर रुक जाते हैं, जहाँ पाखी नाम की दुल्हन बेरंग साड़ी पहने मंदिर की ओर बढ़ रही थी। जरा ठहरो बहन, आज तुम्हारी शादी है क्या? हाँ बहन, मगर अमीर की मौत और गरीब की बेटी की शादी कहाँ पता चलती है? ऐसा मत कहो, ये मेरी तरफ से शादी का लहंगा और सैंडल तोहफा ले लो और इसे पहनो, क्योंकि शादी सिर्फ एक ही बार होती है। इस तरह प्रियांशी गरीब पाखी को अपने हाथों से जादुई लहंगा और सैंडल को पहनाकर उसे दुल्हन बनाती है। ऐसे ही समय बीतता है और आखिरकार रोहन IAS बन जाता है। दीदी देखो, आपका भाई अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। अब देखना, ये IAS भाई अपनी दर्जी बहन की शादी में पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजाएगा। अपने भाई की बात सुनकर प्रियांशी की पलकें भीग जाती हैं और रोहन प्रियांशी की शादी के लिए
एक सुलझे हुए परिवार से रिश्ता तय करता है। आंखों में सैकड़ों अरमान सजाए प्रियांशी जैसे ही अपने जादुई लहंगे और सैंडल को पहनती है कि तभी प्रियांशी के लहंगे और सैंडल से एक चमकदार रोशनी निकलती है, जिसके बाद उसका लहंगा सोने का और सैंडल चांदी की हो जाती है। साथ ही साथ वो 16 श्रृंगार और गहने से सजकर और उसका रूप भी निखर जाता है। ये कैसे हुआ? मेरे पास एक भी जेवर नहीं थे। फिर ये सोने के जेवर और मेरा रूप कैसे बदला? और ये लहंगा सोने का और सैंडल चांदी की कैसे हो गई? अचानक उसका ध्यान अपने जादुई सुनहरे रंग के लहंगे पर जाता है, जिसके बाद उसके चेहरे पर पड़ा सवाल दूर हो जाता है और आखिर में 7 फेरों के साथ प्रियांशी की शादी हो जाती है। और फिर प्रियांशी अपने जादुई लहंगे और सैंडल की मदद से हमेशा गरीबों की मदद करती है और अपनी जिंदगी में खुश रहती है। निशा अपने लिए नए पत्तों की ड्रेस बना रही थी। वो जंगल से नए पत्ते चुनकर लाई थी। निशा की सास कुसुम ने उससे कहा, निशा बहू, कब तक तो पत्तों वाली ड्रेस पहनती रहेगी? गली मोहल्ले वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं बाजार से तेरे लिए ढंग के कपड़े ले आती हूँ। कम से कम बाहर नौकरी पर जाने के लिए तेरे पास अच्छे कपड़े तो होने चाहिए ना। नहीं माँ जी, इन पत्तों वाली ड्रेस से हमारे आदिवासी संस्कार झलकते हैं। ये हमारी पुरानी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। मुझे नौकरी करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं घर बैठकर पैसे कमा सकती हूँ। तू घर बैठकर पैसे कैसे कमा लेगी? तू तो पढ़ी लिखी भी नहीं है। तुझे कहीं बाहर जाकर दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करना होगा। तभी निशा का पति आरव वहाँ पर आता है और कुसुम से कहता है, अरे माँ, निशा बहुत अच्छे कपड़े सिलती है। ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए कपड़े बना सकती है। मेरे लिए भी निशा ने ही कपड़े सिले थे जब मेरा जंगल में एक्सीडेंट हुआ था। दरअसल आरव एक इंजीनियर था। अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताने के लिए वो कुछ दिन के लिए जंगल की सैर पर गया था। वहाँ आरव का एक्सीडेंट हो गया। वो पहाड़ों से गिरता हुआ आदिवासी बस्ती में आकर गिरा था और अपने दोस्तों से बिछड़ गया था। तब निशा के पिता खड़िया उसे उठाकर अपने घर ले आए। तब निशा ने आरव की बहुत सेवा की और उसे आदिवासी दवाइयों से बिल्कुल ठीक कर दिया। हादसे में आरव के कपड़े बुरी तरह से फट गए थे। निशा ने आरव के लिए सिलाई मशीन पर नए कपड़े सिले थे। साथ ही निशा बहुत सुंदर थी, जिस वजह से आरव को उससे प्यार हो जाता है और वो उसे प्रपोज कर देता है। उसके बाद आरव ने वही निशा से शादी कर ली थी। उसके बाद आरव और निशा दोनों शहर आ गए। कुछ दिनों के बाद आरव की नौकरी छूट गई, जिसके बाद उनके घर के हालात खराब होने लगे। ऐसे में निशा और कुसुम दोनों मिलकर कम पैसों में भी घर का खर्चा अच्छे से चलाने लगी। लेकिन अब जमा पैसे खर्च हो गए थे। कुसुम को इस बात की चिंता सता रही थी कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा। मेरे घर में सिलाई मशीन रखी हुई है। मैं अपने पिताजी से कहकर वो सिलाई मशीन यहाँ मंगवा लूंगी, क्योंकि आपकी वाली सिलाई मशीन तो खराब हो गई है माँ जी। और कपड़े? मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैंने बचा कर रखे हैं। उन पैसों से हम कपड़े खरीद कर ले आएंगे। ठीक है निशा बहू, तू जल्दी ही ये काम शुरू कर दे। निशा ने फोन करके अपने पिता से सिलाई मशीन शहर मंगवा ली। उसने जमा पैसों से आरव को बाजार भेजकर कुछ सस्ते कपड़े मंगवाए। ये तो बहुत सस्ते कपड़े हैं निशा बहू। माँ जी, एक बार इन कपड़ों को सिल जाने दीजिए, फिर यही कपड़े आपको महंगे कपड़े लगने लगेंगे। निशा ने उन सस्ते कपड़ों से लड़कियों के लिए बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस सिलकर तैयार कर दिए। अरे वाह निशा बहू, ये कपड़े तो वाकई में बहुत महंगे लग रहे हैं। एक एक ड्रेस की कीमत 1000 रुपए से कम नहीं लग रही। तेरे हाथों में जादू है, जादू। माँ जी, अब मैं इन कपड़ों को बाजार में बेचूंगी।
हाँ हाँ बेच देना, लेकिन पहले अपने लिए तो कपड़े सिल ले, बाजार क्या पहन कर जाएगी। नहीं माँ जी, मुझे मेरे लिए कपड़े सिलने की जरूरत नहीं है। मैं तो अपने पत्तों वाली ड्रेस में ही बाजार जाऊंगी। हे भगवान, यही देखना बाकी रह गया था कि मेरी बहू पत्ते पहनकर बाजार में जाएगी। लोग क्या कहेंगे। अरे माँ, निशा ठीक ही तो कह रही है। निशा जब पत्ते पहनकर बाजार जाएगी तो लोग उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे और उसके कपड़े खरीदने के लिए इसके पास आएंगे। तभी तो निशा के सिले हुए कपड़े बाजार में ज्यादा बिकेंगे। शायद तू ठीक कह रहा है। दूसरे दिन निशा अपने पत्तों वाली ड्रेस में बाजार जाती है और फुटपाथ के किनारे बैठकर अपने सिले हुए कपड़े बेचने लगती है। आओ आओ, सेल लगी है सेल। 2000 के कपड़े 1000 रुपए में, 50% डिस्काउंट। निशा की आवाजें सुनकर आने जाने वाले राहगीर उसकी तरफ देखने लगे। शहर में किसी ने पत्ते वाली ड्रेस पहने हुए आदिवासी को नहीं देखा था। निशा को देखने के लिए उसके आसपास लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने जब देखा कि निशा कपड़े बेच रही है तो लोग उसके कपड़े देखने लगे। ये ड्रेस तुमने सिली है? जी मेम साहब। कितनी सुंदर ड्रेस है। मेरी बिटिया पर ये ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी और ये सस्ती भी है। ऐसा करो, ये ड्रेस पैक कर दो। निशा उस औरत को वो ड्रेस पैक करके दे देती है। ये लो तुम्हारे 1000 रुपए। ओह वाह, ये ड्रेस कितनी सुंदर है, कितना मॉडर्न लुक है। इसे पहनकर तो मैं मॉडर्न लगूंगी। ओ पत्तों की ड्रेस वाली, ये ड्रेस मेरे लिए पैक कर दो और ये लो तुम्हारे 1000 रुपए। जी मैडम, ये लीजिए आपकी ड्रेस। धीरे धीरे करके निशा के सारे ड्रेस बिक गए। निशा के बिजनेस का पहला दिन बहुत अच्छा रहा। वो खुशी खुशी पैसे लेकर घर आ गई। अरे निशा बहू, तू खाली हाथ आई है। तेरी सारी ड्रेस कहाँ गई? वो सारी ड्रेस तो बिक गई। सारे बिक गए? हाँ माँ जी, ये लीजिए मेरी पहली कमाई। पूरे 10,000 रुपए हैं। अब कल मैं और ढेर सारी ड्रेस बनाऊंगी। दूसरे दिन निशा लड़कों के लिए शर्ट और पैंट सिलती है और उन कपड़ों को लेकर बाजार जाती है। दूसरे दिन भी निशा अपने पत्तों वाली ड्रेस में थी। उस दिन भी उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। अरे वाह, शर्ट और पैंट भी। आप ये सब भी सिलती हो? हाँ भाई साहब, मैं छोटे बच्चों के कपड़े भी सिलती हूँ। हाँ ठीक है, आप मेरे लिए ये शर्ट और पैंट पैक कर दो। मैं इन्हें मेरे पापा को दिखाऊंगा। मेरे पापा की कपड़ों की फैक्ट्री है। अगर उन्हें आपके सिले हुए कपड़े पसंद आ गए तो आपको उनकी फैक्ट्री में काम भी मिल जाएगा। ठीक है, ये लीजिए आपके कपड़े। ये रहे आपके 1000 रुपए और ये रहा मेरा कार्ड। आप कल सुबह मेरे नंबर पर फोन करना। उस दिन भी निशा के सारे कपड़े फटाफट बिक गए। निशा पैसे लेकर घर आ गई। फिर उसने कुसुम और आरव को सारी बात बताई। अरे वाह निशा बहू, तुझे तो शहर के लोग पहचानने लगे हैं। अब तो तुझे गारमेंट फैक्ट्री में काम भी मिल जाएगा। जी माँ जी, ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। निशा बहू, अब तो अपने लिए कपड़े सिल ले। माँ जी, मेरे पत्तों वाली ड्रेस की वजह से लोग मुझे पहचानने लगे हैं। लोग इसी ड्रेस की वजह से मेरे पास आते हैं, फिर मेरे सिले हुए कपड़े खरीदते हैं। ठीक है निशा बहू, जैसा तुझे ठीक लगे। दूसरे दिन निशा ने उस लड़के को फोन किया। हाँ, मेरे पिताजी को आपकी सिली हुई ड्रेस बहुत पसंद आई है। आप मेरे पिताजी से मिलने उनकी ऑफिस चली जाओ। मैं आपको वहीं पर मिलूंगा। निशा उसी समय उससे मिलने के लिए उनके ऑफिस जाती है। निशा ने अपने पत्तों वाली ड्रेस ही पहनी हुई थी। ऑफिस में लोग उसे ही देख रहे थे। तभी वो लड़का निशा के पास आया। हाय, मेरा नाम विराट है। ये मेरे पिताजी का ऑफिस है। चलो, मैं तुम्हें अपने पिताजी से मिलवाता हूँ। विराट निशा को अपने पिताजी से मिलवा देता है। विराट के पिता निशा को अपनी कंपनी में ड्रेस डिजाइनर की जॉब दे देते हैं।
निशा ड्रेस डिजाइनर बन चुकी थी। वो रोज ऑफिस आती और खूब मन लगाकर काम करती। निशा अब भी पत्तों वाली ड्रेस में ही ऑफिस आती थी। एक दिन ऑफिस में, निशा, तुम्हारी पत्तों वाली ड्रेस हर किसी को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करती है। क्यों ना तुम एक ऐसी ही कपड़ों की ड्रेस बनाओ जिसमें आर्टिफिशियल पत्ते लगे हों, शायद लोगों को पसंद आए। मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। मैं आज ही एक ऐसी ड्रेस बनाऊंगी। निशा ने उसी दिन कपड़े का एक लहंगा बनाया जिसमें आर्टिफिशियल पत्ते लगे हुए थे। निशा का वो लहंगा जब बाजार में आया तो उसे खरीदने के लिए लोग टूट पड़े। मुझे ये लहंगा चाहिए, मुझे भी ये वाला लहंगा चाहिए। और मुझे अपनी बेटी के लिए यही वाला लहंगा चाहिए। अरे लेकिन ये वाला लहंगा तो एक ही पीस है, किसी एक को ही मिलेगा। मुझे चाहिए। नहीं, मुझे चाहिए। अब मुझे दे दो। हर कोई निशा का बनाया हुआ पत्तों वाला लहंगा खरीदने के लिए उत्सुक था, लेकिन वो लहंगा किसी एक को ही मिल सकता था। लोगों ने वैसा ही लहंगा मंगवाए जाने की डिमांड कर दी। बाजार में निशा के बनाए हुए पत्तों वाले लहंगे की खूब मांग बढ़ गई। निशा के पास अब हजारों ऑर्डर आ गए। निशा अब दिन रात मेहनत और खूब तरक्की करने लगी। तुम्हारी वजह से कंपनी को लाखों का प्रॉफिट हुआ है, इसलिए कंपनी ने तुम्हारी सैलरी बढ़ाकर 80,000 कर दी है। निशा ने घर आकर ये खुशखबरी कुसुम और आरव को बताई। शहर में जिसे देखो तुम्हारे सिले हुए पत्तों वाली ड्रेस पहनकर घूम रहा है। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी ये ड्रेस स्टाइल आइकन बन जाएगी। हाँ निशा बहू, अब तो मुझे भी तेरी ये पत्तों वाली ड्रेस अच्छी लगने लगी है। आरव, अब तुम्हें भी मेरे काम में मेरी मदद करनी होगी। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझे तो सिलाई आती ही नहीं है। तुम्हें सिलाई करने की जरूरत नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम अपनी खुद की गारमेंट फैक्ट्री खोल लें। हाँ, अच्छा सोचा है, लेकिन उसके लिए हमें काफी पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हुआ, हम बैंक से लोन ले लेंगे और धीरे धीरे करके लोन चुका देंगे। बस तुम्हें मेरी कंपनी संभालनी होगी। ठीक है निशा, मैं तैयार हूँ। दूसरे दिन निशा ने बैंक से लोन लेकर अपने काम की शुरुआत की और कुछ दिनों की मेहनत के बाद उसने अपनी एक गारमेंट फैक्ट्री खोल ली। अब निशा अपनी फैक्ट्री में खुद कपड़े सिलती और निशा ब्रांड के नाम से उसे बाजार में बेचती। कपड़े बेचने में आरव उसकी मदद करता। आरव और निशा ने दिन रात खूब कड़ी मेहनत की और शहर में अपनी फैक्ट्री का नाम स्थापित किया। निशा ब्रांड के कपड़ों की मांग अब दूसरे शहरों में भी होने लगी थी। धीरे धीरे निशा की कमाई बढ़ने लगी और उसने बैंक का लोन भी चुका दिया। निशा ने अब दूसरे शहरों में भी अपनी फैक्ट्री की ब्रांच खोल दी। अब देश भर में निशा ब्रांड के कपड़ों की धूम मच गई। यहाँ तक कि निशा के सिले हुए कपड़े विदेशों में भी बिकने जाने लगे। निशा, तुम्हारी मेहनत के कारण आज तुम्हारा नाम विदेशों में भी रोशन हो गया है। आरव, ये सब मैं अकेले नहीं कर पाती। तुमने और माँ जी ने मेरा खूब हौसला बढ़ाया और मेरी मदद की। मैं आज जो कुछ भी हूँ तुम्हारी और माँ जी की बदौलत हूँ। निशा ने अपनी मेहनत के बल पर न सिर्फ अपने परिवार को मुश्किल समय से बाहर निकाला, बल्कि खूब दौलत कमाई।